नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीए का पॉलिटिकल साइंस जो ऑनर सब्जेक्ट है जिसे मेजर बोला जाता है उसका सेमेस्टर 2 का सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, बीए का पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में MJ1 का एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन यहाँ सेमेस्टर 2 में MJ2 और MJ3 दोनों का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि सेमेस्टर 2 में ही MJ2 और MJ3 दोनों को पढ़ना है। ठीक है, तो MJ2 और 3 दोनों को पढ़ना है, तो इस वीडियो में हम लोग दोनों का सिलेबस देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यह PDF में आप लोगों को टेक्स्ट बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस टेक्स्ट को मैं बड़ा PDF में जनरेट किया हूँ, बड़ा टेक्स्ट में जनरेट किया हूँ। तो सबसे पहले उस PDF पर हम लोग चलते हैं। देखिए, उम्मीद करते हैं कि इस PDF में आप लोग को अच्छा से सभी टेक्स्ट देख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग MJ2 देखने वाले हैं, क्योंकि MJ2 MJ3 दो भाग है, दोनों का सिलेबस अलग अलग है, लेकिन दोनों पार्ट को हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले MJ2 को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए पाठ्यक्रम सामग्री देखते हैं। लेकिन अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी इसमें टॉपिक बताया जा रहा है सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो इसी चैनल पर आने वाली है। ठीक है, तो देखिए इकाई 1 मतलब चैप्टर 1 मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में हल्का सा बता देता हूँ। यह एक धर्मशास्त्र है जिसे कानूनी और धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, मनुस्मृति को कानूनी और धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, जिसके रचनाकार मतलब जिसे रचना किए हैं मनु ऋषि। मनु एक ऋषि थे, वही मनुस्मृति की रचना किए हैं। दूसरा देखते हैं कौटिल्य। कौटिल्य का सप्तांग और मंडल सिद्धांत पढ़ना है। सप्तांग क्या है देख लेते हैं। सप्तांग मतलब होता है राजा का 6 अंग, तो राजा के 6 अंग का सिद्धांत पढ़ना है। और मंडल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, मतलब कौटिल्य द्वारा बताया गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राजा का 6 अंग पढ़ना है। आगे देखते हैं यूनिट 2 मतलब चैप्टर 2 में महात्मा गांधी, अहिंसा, सत्य एंड सत्याग्रह, ग्राम स्वराज। ये सब महात्मा गांधी जी का आंदोलन था, ये सब आंदोलन पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं BR अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सामाजिक लोकतंत्र एवं राजनीतिक एवं सामाजिक विचार, मतलब BR अम्बेडकर जी का विचार पढ़ना है। ठीक है, जिसमें लोकतंत्र सामाजिक राजनीतिक सब शामिल होगा। आगे देखते हैं इकाई 3 पहला लोहिया लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण के 4 स्तंभ। इसको समझिए आप लोग। लोहिया जी का पूरा नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो समाजवादी नेता थे। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का मतलब है कि लोकतंत्र को सत्ता और निर्णय लोकतंत्र शक्ति को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना, मतलब जो बड़े स्टेट लेवल पे हैं, सेंट्रल लेवल पे हैं, उससे ग्रामीण लेवल तक पहुंचाना लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण। 4 स्तंभ का मतलब बता देता हूँ। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला सरकार और पंचायती सरकार, ग्राम सरकार जो होती है। ठीक है, ये 4 स्तंभ है। तो लोहिया के लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है। आगे देखते हैं JP नारायण, जिनका पूरा नाम था जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति पढ़ना है। संपूर्ण क्रांति कहने का मतलब कि जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति, चाहे वो शिक्षा का हो, रोजगार का हो, चिकित्सा का हो, हर तरह का क्षेत्र। ठीक है, और दल विहीन का मतलब है कि जब राजनीतिक दल लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय जातिवाद बढ़ा रहे हो तो उसे दल विहीन लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र का मतलब वही होता है कि मतलब राजनीतिक को बढ़ावा देने के जगह पे जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए इकाई 5 मतलब दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय यह भी एक राजनीतिक नेता थे। एकात्मक मानववाद और BD सावरकर, हिंदुत्व और सामाजिक सुधार, इनके विचार को भी पढ़ना है। दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हल्का सा बता देता हूँ। ये भारतीय राजनीति के प्रमुख विचारक और BJP के संस्थापक में से एक थे, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी थे इनके संस्थापक मतलब स्थापना करने में सहयोग किए थे। ठीक है, देखिए MJ2 का सिलेबस समाप्त हो गया और MJ3 का सिलेबस हम लोग इस वीडियो में मतलब देखते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम सामग्री देखिए MJ3 का देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदारवादी चरण, तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है लेकिन उदारवादी चरण। तो सबसे पहले आप लोग उदारवादी चरण को समझिए कि उदारवादी चरण है क्या।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उदारवादी चरण, जिसका टाइम था या समय था 1885 से 1905 तक। ठीक है, दूसरा था उग्रवादी चरण, जिसका टाइम था 1905 से 1919 तक, और तीसरा था गांधी युग, जो 1919 से चल रहा है। ठीक है, तो वह पढ़ना है उदारवादी चरण को पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उदारवादी चरण में क्या क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे वो सब पढ़ना है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उग्रवादी और क्रांतिकारी चरण, ये भी राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, लेकिन उग्रवादी और क्रांतिकारी चरण में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 2 चैप्टर 2 मतलब आगे देख लेते हैं। इसमें है गांधीवादी चरण, मतलब गांधी जी के समय का क्या क्या आंदोलन था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों अहम आंदोलन हैं। ये तीनों आंदोलन को पढ़ना है, गांधी जी के टाइम का आंदोलन था। ठीक है, तीनों आंदोलन को पढ़ना है। आगे देखते हैं 1919 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो ये दोनों को हल्का सा बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए मार्ले मिंटो क्या है। मार्ले मिंटो भारतीय नेताओं के संवैधानिक सुधारों की मांग की थी। मतलब इस अधिनियम में भारतीय नेताओं ने संवैधानिक सुधारों की मांग की थी, संविधान में जो सुधार किया गया उसका मांग की थी। और बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन और तेज हो गया था। मतलब इसी टाइम मार्ले मिंटो सुधार के टाइम में ही बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन और तेज हुआ था। और भी इसके अंतर्गत बहुत सारा टॉपिक है, जो कि टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज वीडियो आएगा तो उसी में सारा टॉपिक के अंतर्गत बताया जाएगा, नोट्स के साथ बताया जाएगा। देखिए, हल्का सा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के बारे में बता देता हूँ। यह अधिनियम 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, स्थानांतरित अधिनियम और आरक्षित अधिनियम। ये दोनों अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारा टॉपिक है, जबकि टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। और आगे देखते हैं। और ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, इसके बाद ही साइमन कमीशन अधिनियम बनाया गया था, क्योंकि इसमें अपील किया गया था। ठीक है, तो आगे देखिए साइमन कमीशन और भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य प्रावधान, ये भी पढ़ना है आप लोग को MJ 3 में। आगे देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मुख्य प्रावधान, ये पढ़ना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सिलेबस आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी टॉपिक बताया गया है सभी टॉपिक के ऊपर अलग से टॉपिक वाइज वीडियो बनाया जाएगा। तो आप यह चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, PDF नोट्स और अपडेट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और यह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी सिलेबस पता चल सके। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।